जरूर। सबसे पहले सर, अभी अगर हम इसी साल को देखें, कुछ महीनों पहले रिसेशन का डर सता रहा था, और आज शायद उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। मार्केट्स भी जो है वो एक अच्छा फ्लो दिखा रही है हमें, मतलब अच्छी जगह अच्छी तरह जा रही है। आई थिंक वी आर नॉट टू फार फ्रॉम 18,000 मार्क ऑफ निफ्टी। तो इस पे क्या थॉट प्रोसेस है, इतनी जल्दी इस सिनेरियो कैसे चेंज हुआ, और एक रिटेल इन्वेस्टर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ये सिनेरियो चेंज जो हुआ वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए हुआ है। मार्केट में कुछ बदलाव नहीं आया है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि ये जो रिसेशन का जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो हमारे पेपर, हमारे मीडिया ने उसको भयंकर बढ़ा दिया था। जबकि मेरे ख्याल में पिछले कोविड का पहले साल को छोड़कर, राइट, कहीं पे इंडिया का कोई रिसेशन का रुझान ही नहीं था। ये पूरी रिसेशन की बात अमेरिका और यूरोप में चल रही थी। मगर क्योंकि मीडिया वाले ने इतना उसको हाईलाइट किया, तो लोगों का ये एक सोच आ गया कि क्या इंडिया में रिसेशन चल रहा है। तो वो एक डर आ गया था। मगर मेरे मन में इंडिया में बिल्कुल, आप इकोनॉमिक डेटा देखिए देखिए, पोस्ट कोविड के बाद बाउंस बैक, वी शेप रिकवरी सबसे फास्ट इंडिया का हुआ। कोविड को थ्रू वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन कंट्रोल करना सबसे पहले इंडिया ने किया। इनफैक्ट हमने एक्सपोर्ट भी किया वैक्सीन को। और तीसरी तरफ हमने जो कोविड के टाइम में बाकी के इकोनॉमी में बहुत गलतियां की, कि उन्होंने सोचा कि हमारे लोगों को पैसा बांटे दें। यानी अमेरिका में देखा, $3,600 हर व्यक्ति के हाथ में उन्होंने पैसा भरा, जाके खर्चा करो। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। कुछ एक भी रुपया उसने रिटेल निवेशकों को या रिटेल कंज्यूमर को हाथ में पैसा नहीं दिया। पूरा का पूरा जो उनको एक गैप मिला, कि रेटिंग एजेंसीज ने कहा इस साल हम फिस्कल डेफिसिट को बहुत सीरियसली नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत कोविड वाला हादसा हुआ है, तो आपको थोड़ा लीवे देते हैं। उस लीवे को हमारी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स और कैपिटल गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर दिया, तो हमारे जीडीपी को भी उससे सपोर्ट मिला। तो ये बात है कि इंडिया एक शाइनिंग स्टार है एक रिसेशनरी वर्ल्ड में। जैसे कहते हैं ना, इन द लैंड ऑफ द ब्लाइंड, राइट, द वन आइड मैन इज किंग। तो अंधों में इंडिया काया की राजा। हालत में कहूंगा कि बाहर पूरे रिसेशन में इंडिया एक शाइनिंग लाइट है। हमारी जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% की लेवल में ही रख रहे हैं। तो अब क्या हुआ है, मार्केट में क्यों गिरावट आया और मार्केट में क्यों बढ़ा? उस दो, आपका असली सवाल वही था कि क्या बदलाव आया है मार्केट में। क्योंकि इकोनॉमी मेरे ख्याल में कुछ बदलाव नहीं आया। मार्केट में बदलाव यह आया कि जब वो रिसेशन की फोर्सेस आने लगी ना, तो क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट का जो हाइक करना जरूरी सोचा फेड ने और ईसीबी ने, राइट। अब ध्यान से सुन लीजिए। तो वो इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण इनिशियली क्या हुआ, यूएस में डेट मार्केट की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। तो कुछ एफआईएस ने इंडिया से पैसा निकाला और अपने ही देश में डेट मार्केट में निवेश किया, क्योंकि उधर अभी दुगना रिटर्न मिल रहा था। तो थोड़ा बहुत एफआई का पैसा हमारे देश से बाहर निकला। दूसरी तरफ क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण तेल के दाम बहुत जबरदस्त बढ़ गए थे वर्ल्ड में। जब तेल बढ़ता है तो ये हानिकारक इंडिया के लिए सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 85% अपना तेल हम इंपोर्ट करते हैं। तो एफआईएस के मन में एक डर आ गया, क्या इंडियन इकोनॉमी में इसका बहुत बुरा असर आएगा। एक तरफ ट्रेड डेफिसिट के ऊपर, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, एक तरफ इन्फ्लेशन के ऊपर, एक तरफ क्या गवर्नमेंट कैपेक्स के ऊपर खर्चा कर पाएगी अगर फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया। और कॉर्पोरेट स्टॉक मार्केट में अगर तेल का दाम बढ़ गया तो क्या वो कॉस्ट इंक्रीज को पास ऑन करते हैं कंज्यूमर पर। तो इतने सर, और उसके ऊपर करेंसी के ऊपर क्या बहुत बुरा असर आएगा, क्योंकि इतना हमारा ऑयल का प्राइस दुगना हो गया तो उतने डॉलर की भी जरूरत पड़ेगी। ये सब एक डरावट के कारण अक्टूबर, जब ये रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, अक्टूबर से जून तक करीबन 2.5 लाख करोड़ पैसा एफआईएस का बाहर निकल के थोड़ा गया वापस यूएस में, और थोड़ा गया उन कंट्रीज को जहां पे कमोडिटी एक्सपोर्टर्स रहे हैं, जैसे ब्राजील, राइट। तो उन देश में निवेश करके उनको उसका लाभ देखना था। वेरएज इंडिया इंपोर्टर है, कमोडिटी प्राइस बढ़ती है तो इंडिया में नुकसान दिख रहा था। तो इसलिए उतना पैसा बाहर गया तो मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स आई। मगर अब देखिए कि उधर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि 1.5% पे था अमेरिका में जनवरी 2021 में इन्फ्लेशन, आज 9% के करीब है। इतना जबरदस्त इन्फ्लेशन के बढ़त के कारण वो इंटरेस्ट रेट्स को दुगने स्पीड से बढ़ा रहे हैं। मगर क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स को इतना बढ़ाया तो उधर डिमांड मरेगा, और डिमांड मरेगा तो रिसेशन आएगा, तो रिसेशन आएगा तो ऑयल का दाम फिर कटेगा।
तो ये हालत ऑलरेडी आपने देखा, ऑयल अभी 90 के नीचे आ गया है, 125 के लेवल से नीचे आ गया। अब एफआईएस की सोच में बदलाव आ गया। अरे यार, अब ये रिसेशन सामने आने वाला है, तो ऑयल तेल का दाम अगर कटेगा तो सबसे बेनिफिट होने वाला है इंडिया को, इंडिया को। क्योंकि जो नेगेटिव उन्हें पहले सोचा था, अब वो पॉजिटिव बन गए। तो जुलाई 1 से आज तक 60,000 करोड़ का एफआई फ्लो आ गया है, 2.5 लाख करोड़ बाहर गया, 60,000 करोड़ अंदर आया। और इस बार जब वो अंदर आए, डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टर्स का भी सपोर्ट बहुत जबरदस्त था स्टॉक मार्केट के लिए। 12,000 करोड़ एसआईपी के थ्रू आ रहा है। तो एफआई की बाइंग और डोमेस्टिक की बाइंग दोनों ने मिला के अब मार्केट को वापस वो 18,000 में लिखा। तो बदलाव हुआ है बस दो ही चीज से, कि एक एफआई की आउटलुक टू इंडिया में एक पॉजिटिव आउटलुक, सेकेंड तेल की गिरावट से इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा बेनिफिट आएगा, क्योंकि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कम होगा, हमारी कॉर्पोरेट कंपनियों की मार्जिन भी बढ़ेगी क्योंकि तेल का दाम घटता है। तो ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव स्थिति, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छी ईपीएस ग्रोथ और एक अच्छा इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन का कंट्रोल, ये और अपने स्टॉक मार्केट को एक दुगनी तरफ से तेजी दिलवा रहे हैं। तो यही है बदलाव। ये रिसेशन टू नॉन रिसेशन वाली बात नहीं है, बात यह है कि एफआई की सोच इंडिया के ऊपर बदल गई है, फ्रॉम अ नेगेटिव आउटलुक टू पॉजिटिव आउटलुक। राइट, क्या और बात आप है सोचिए सर। कि फ्यूचर के लिए 2.5 लाख करोड़ गया बाहर, 60,000 करोड़ ही वापस आया है। अभी करीबन 2 लाख करोड़ वापस आने को बाकी है। जब वो आ जाएगी, जब तेल का दाम कटते जाएगा, वो भी पैसा आएगी, तो मार्केट समझे नहीं हाइस तक आसानी से पहुंच सकती है आने वाले दिनों में। राइट। ऑन अ अनरिलेटेड नोट सर, आपकी एनर्जी टुवर्ड्स द नॉलेज ऑफ मार्केट एंड द पैशन टुवर्ड्स द मार्केट वो बिल्कुल दिखता है, और मैं बहुत इंस्पायर हूँ। आई होप मैं भी इतनी एनर्जी मेंटेन कर पाऊँ। एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि जैसे आपने ये बताया कि अभी जो तेल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे सर, एक इसी से रिलेटेड चीज़ जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोल लीजिए, या एक पूरा का पूरा एक थीम चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर जो है बहुत अच्छा दिख रहा है, और लोग बाग उसको माइंड में रखते हुए भी अपनी स्टॉक मार्केट में भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि कौन सी कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से डील करती हैं या किसी तरह उससे जुड़ी हुई हैं। इस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम पे आपका क्या टेक है एज ऑफ नाउ? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है कि अल्टीमेटली देखिए, लिथियम आयन बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाती है, वो अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरा एक ग्रीन एनर्जी मैं नहीं समझूंगा, राइट। वहां पे हमें बचत आएगी, क्योंकि जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है गाड़ी के चलाने में, डीजल इस्तेमाल होता है, उसमें शायद कमी आ सकती है, मगर अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी अभी भी एक नेचुरल रिसोर्स ही है जो लिमिटेड है। लाइक अल्टीमेटली ये वाली बात, जो ग्रीन एनर्जी और लेस डिपेंडेंट ऑन ऑयल की बात आगे बढ़ेगी, जब 3 क्षेत्र में हमें बहुत जबरदस्त एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए नई कुछ इनोवेशन आती है। ये होगा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन, यानी वाटर से एनर्जी। देखो, ये तीनों लिमिटलेस रिसोर्स है, और इसके इस्तेमाल करने के कारण वो रिसोर्स कम नहीं होता है। अब सूर्योदय को लीजिए, सूर्य से हमने सोलर उठाया, सूर्य क्या कम होने वाला है? बिल्कुल नहीं। पानी, भरपूर पानी है वर्ल्ड में, तो पानी को ब्रेक करके H2O जो पानी का फॉर्मूला है, उसमें से H को निकाल के वो हाइड्रोजन पावर्ड एनर्जी आएगा ना, वो लिमिटलेस रिसोर्स है। और विंड एनर्जी तो पूछिए मत, जहां पे भी विंड चलता है तो एनर्जी। तो जब वर्ल्ड एक ये तीनों में से एक में एक लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म को R&D के जरिए जब डिस्कवर करेंगे, तब मैं कहूंगा कि ये ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी जबरदस्त कम हो सकता है। अब के लिए ये ईवी का रेजोल्यूशन थोड़ा चेंज करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन जैसे टू व्हीलर और कार में ही इसका असर दिखेगा। मेरे को नहीं लगता है कि कमर्शियल व्हीकल जो डीजल के ऊपर चलती है, उसमें ईवी में चला के हम काम चला सकते हैं, बिकॉज उधर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचना, क्योंकि नहीं तो ब्याज लगता है ना, सामान को प्रोड्यूस किया उसको बेचने तक। तो एक डीजल पावर्ड उस क्षेत्र में ईवी का मैं कुछ ज्यादा बदलाव नहीं देख रहा हूं, मगर ज्यादातर कंजम्पशन होता है डीजल का थ्रू फ्रेट, या पर इकोनॉमिक ग्रोथ मोड में होती है तो वही ज्यादा बढ़ती है ना। तो ईवी का असर एक लिमिटेड असर होगा मेरे ख्याल में, थोड़ा बहुत बचत मिलेगा। मे बी हमारी 85% ऑयल के इंपोर्ट के जरिए वो 75 तक जा सकता है, मगर ज्यादातर इंडस्ट्रियल यूज ऑफ क्रूड और कमर्शियल व्हीकल यूज ऑफ क्रूड,
में मैं कोई ज्यादा बदलाव नहीं देख रहा हूं, वो एक बात है। मगर फिर भी जो भी डेवलपमेंट ईवी में होता है वो अच्छी बात है, क्योंकि उतना तक हमारी, तो नेचुरली सब के सब बड़े मैन्युफैक्चरर आज ईवी के ऊपर अपना ध्यान और फोकस दे रहे हैं। इसके कारण दो तीन पॉजिटिव्स एक स्टॉक मार्केट के जरिए आप देखेंगे तो पहले ईवी का मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेक्स की जरूरत है, तो कैपेक्स साइकिल को ईवी के कारण एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि वो नई फैक्ट्री, पुरानी अपनी आईसीई फैक्ट्री एक ईवी व्हीकल को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो नया कारखाना लगाना होगा, नई मशीन लगने होंगे। तो कैपेक्स साइकिल के लिए ये ईवी की ओर जो नितिन गडकरी ने एक गोल सेट किया है कि देश अब तो इतना हो जाएगा ईवी बाय 2030-35, तो उसके ऊपर ईवी में कैपेक्स का खर्चा आके स्टॉक मार्केट वाली कैपेक्स कंपनीज जो उसको सप्लाई करेगी उनमें अच्छा ऑर्डर बुक देखेंगे और अच्छी प्रॉफिट बनेगी, नंबर वन। नंबर टू, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जितने जल्दी से वो ईवी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और शिफ्ट करते हैं, उनको लार्जर मार्केट शेयर मिलेगा, क्योंकि पब्लिक में भी ये जानकारी है कि मैं को ईवी, जैसे ही गवर्नमेंट थोड़ा बहुत एक इंसेंटिव देती है, जैसे आज ईवी व्हीकल के लिए खाली 2,000 रुपया है अपना रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, राइट, कहीं दो लाख 3 लाख होता है, तो ये इंसेंटिव के कारण और लोगों में भी एक जानकारी, जैसे आप देखिए एक 5 स्टार एसी का भी थोड़ा डिमांड 1 स्टार एसी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो लोगों की एक अच्छी सोच के कारण ईवी मैन्युफैक्चर को एक एडिशनल मार्केट शेयर मिलेगी कंपेयर टू नॉर्मल। तो जो कंपनियां ईवी में आगे बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग दिस अप, राइट, उनके लिए मैं कहूंगा कि मार्केट भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन देगी उनकी। तीसरी बात यह है कि ईवी अगर सक्सीड होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है चार्जिंग स्टेशंस का अवेलेबिलिटी ऑल थ्रू द कंट्री, राइट। तो उस चीज में जो चार्जिंग स्टेशंस बनाने वाले हैं वो कंपनियों को भयंकर ऑर्डर बुक, और उसमें भी कैपेक्स लगेगा इसमें क्रिएट करने में, उसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को सामने दिख रही है। और फाइनली मैं बात कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में ऐसी ईवी ओरिएंटेड कंपनीज को वैल्यूएशन और ज्यादा मिलने का और एक कारण है, वो ये है कि एफआईआईज के अंदर, राइट, एफआईआई कंपनियों जैसे पेंशन फंड आप लीजिए, राइट, एक एफआईआई, उसमें उनके बोर्ड आज मैंडेट कर रहे हैं कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में एटलीस्ट 20% ईवी ओरिएंटेड या आई मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, जो ईएसजी जिसे बोलते हैं, ईएसजी कहा ईएसजी। तो अगर देखिए कि ईएसजी वाले कंपनी ढूंढने के लिए उनको बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है, तो सब अगर ईएसजी वाला पैसा इन कंपनियों के पीछे दौड़ा तो नेचुरली डिमांड सप्लाई के कारण इनकी वैल्यूएशन ओवरऑल मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ के आगे सामने वैल्यूएशन हायर वैल्यूएशन पे बढ़ जाएगी। तो नेचुरली एक ईवी बेस्ड इन्वेस्टमेंट में आपको ये सब बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में एक छोटा एलोकेशन ईवी ओरिएंटेड सेक्टर में रखना बहुत बेनिफिट दे सकता है निवेशकों को। बट इतना मत सोचिए कि ये पूरी दुनिया को बदल देगा, तो पेट्रोल इंजन ही खत्म हो जाएगी, ऐसी बात मेरे को अगले 10-15 साल में नहीं दिखेगी। देश की उन्नति में मिड और स्मॉल कैप कंपनी की हाथ ज्यादा होता है, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट साइकिल जैसे कैपिटल गुड्स कंपनी, सीमेंट कंपनियां, स्टील कंपनियां, ये देश की ग्रोथ के साथ जुड़ी हुई होती है। अनफॉर्चुनेटली एफआईआई को उतना जानकारी नहीं होता है इन कंपनियों के बारे में, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, उसमें ज्यादा रिसर्च भी कोई नहीं करता है। मगर डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास वो एक शक्ति है कि उनके पास रिसर्च टीम्स है, उनके पास बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स है जो इन कंपनियों को कवर करते हैं, एक नॉलेज बेनिफिट आता है। और जिसको नॉलेज अर्ली मिलता है ना, वो उधर अर्ली एंट्री करके उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ता है कैपिटल गेन्स में। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, ये अंग्रेजी शब्द मेरे को यूज करना पड़ रहा है, मेरे को हिंदी में इसका इक्विवेलेंट पता नहीं है। एसिमेट्री माने जो आप जानते हैं वो मैं नहीं जानता हूं, सिमेट्री माने मेरे को भी जानकारी है, आपको भी जानकारी है। तो ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ही सबसे बड़ा आपको अल्फा जनरेटर है, क्योंकि अगर एक कंपनी को एक ऑर्डर आने वाली है या उसकी कुछ कैपेक्स के प्लान्स है जो 2-3 साल के बाद उसकी मार्केट शेयर को बढ़ा सकता है, अगर मैं रिसर्च के कारण मेरी वो जानकारी पहले आ जाती है तो और मैंने वो स्टॉक पहले खरीद लिया तो मेरे को प्रॉफिट उससे सबसे ज्यादा सबसे आगे मिलेगा। सर, एक सेक्टर जिसपे आजकल काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं,
और मैं जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन तो सेक्टर थोड़ा सा अप है, लेकिन हम ओवरऑल देखें तो उस पर बड़े ना क्लाउड्स इस समय घूम रहे हैं आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया, कि वो कह रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आएगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फोसिस, विप्रो और जो बड़ी यहाँ पे कंपनी है जैसे कि HCL, इन पे ज़बरदस्त दिखने वाला है। आप आईटी सेक्टर का क्या विजन रखते हैं आने वाले 3 से 5 साल के आसपास? आपका क्या विजन है इस सेक्टर को लेकर? देखिए, आईटी सेक्टर की फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले मेरे को पास्ट के बारे में बात करनी जरूरी है, राइट? तो आईटी सेक्टर जब 2000s में शुरू हुई ना, एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर थी, क्योंकि इंडिया का एक इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्किल हमें एक बहुत बढ़िया उसमें एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमने इसको कैप्चर किया, जो Y2K 2000 में शुरू हुआ, उससे जबरदस्त तेजी से बढ़े। तो आईटी बहुत साल के लिए एक ग्रोथ सेक्टर था, बट जब इंडियन आईटी कंपनीज का मार्केट शेयर बहुत जबरदस्त बढ़ गया, तो समझिए एक सेफ्टी और स्टेबिलिटी आ गया, क्योंकि उनके यूजर कंपनी सभी एफआईएस को पता थे कौन उनके सर्विसेज को यूज कर रहा है, उसकी ग्रोथ को देखकर वो इजीली आईटी कंपनीज की ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर पा रहे थे। तो जब भी कंसिस्टेंसी इन ग्रोथ आ जाती है दिखने में, तो वो एक सेफ्टी सेक्टर बन जाती है, क्योंकि ग्रोथ ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड तौर से ही आती है कि प्रेडिक्टेबल इसका इतना ग्रोथ है तो उसका इतना वैल्यूएशन होगा, तो स्टडी ही होगा, अनलेस एक पॉजिटिव सरप्राइज आके आपको ग्रोथ दिलवा सकता है या नेगेटिव सरप्राइज आपको ग्रोथ को घटा सकता है। तो आईटी का शुरुआत ग्रोथ से हुआ, फिर बहुत साल के लिए वो एक सेफ्टी सेक्टर बन गई, क्योंकि उस वक्त वेल नोन बिजनेस था, और जब रुपी का वीकनिंग होता था तो उनको थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, उसके कारण थोड़ी बढ़ती थी, पर एक प्रेडिक्टेबिलिटी था उनकी अर्निंग्स के ऊपर। मगर कोविड के टाइम में ये चीज बदल गया। जब कोविड आ गया और वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गई, फिर 5G का अडॉप्शन हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अडॉप्शन हुआ, क्लाउड सर्वर्स के यूज हो गए, तो अगेन एक Y2K मोमेंट होगा, ये होगी वर्ल्ड की थॉट प्रोसेस। तो कोविड के टाइम में आईटी वापस एक ग्रोथ सेक्टर बन गया, तो उसकी वैल्यूएशन पोस्ट कोविड फेज में प्री कोविड से जबरदस्त बढ़ गई, और वो हॉटेस्ट सेक्टर बन गया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, अपार्ट फ्रॉम फार्मा, क्योंकि वो कोविड के कारण उसमें डिमांड बूस्ट दिख रहा था। तो मगर क्या हुआ, जैसे ही ये इन्फ्लेशन बढ़ गया और रिसेशनरी माहौल आ गया ना, तो लोगों को ये समझ आ गया कि जो इन्होंने सोचा कि इतना जबरदस्त बदलाव आईटी एंड यूज में आने वाला है, वो शायद एक रिसेशन के टाइम में वो कंपनियों नहीं करेंगे। तो नेचुरली वो ग्रोथ से वो वैल्यूएशन गिरने लगी और वापस एक सेफ्टी की जोन में आने लगी। और ये सेफ्टी की जोन मगर कायम है, क्यों? क्योंकि एक रिसेशन के टाइम में भी बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वन। सेकेंड, कई दफा ये होता है कि एक रिसेशन के टाइम में वो आईटी कॉस्ट को कम करने के लिए एक आईटी कंपनी से दूसरी आईटी कंपनी को बिजनेस भी शिफ्ट करते हैं। तो कुछ आईटी कंपनी जो अभी भी लोअर कॉस्ट बेस में चल रही है, उनको बिजनेस भी बढ़ सकता है, राइट? तो रिसेशन में भी थोड़ा बहुत आईटी का बेनिफिट हो सकता है। तीसरी बात यह है कि ये इसके साथ ये जो मैंने बात किया ना इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सेक्टर जब हुई, तो उसके साथ एक चीज भी हुआ ना, ये इंटरेस्ट रेट हाइक जो हुआ यूएस में, उसके कारण डॉलर की स्ट्रेंथनिंग हो गई, तो रुपये की वीकनिंग हो गई, तो वो एक तरह से सपोर्ट दिख रहा था आईटी सेक्टर के लिए, राइट? तो ये आईटी में आपने देखा अभी एक तरफ ग्रोथ का एक माहौल, एक तरफ करेंसी का माहौल, दूसरी तरफ रिसेशन में भी एक कोर डिमांड होने का माहौल। तो इसलिए आज आईटी का सिचुएशन है कि वो वापस एक जो सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर का जो वैल्यूएशन उसको मिलना चाहिए वो मिल रही है, मगर कई आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन अभी भी ग्रोथ की वैल्यूएशन दिखा रही है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आईटी सेक्टर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ या मल्टीफैगर का रिटर्न्स नहीं दे सकती है। एट द सेम टाइम आपको पोर्टफोलियो में आईटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके दो कारण है, एक, सेफ्टी ऑलवेज होना चाहिए किसी की पोर्टफोलियो में, तो आईटी का शामिल होना जरूरी है, मगर क्या है कि बेंचमार्क में जितना हो शायद उतना नहीं, तो उससे कम एक अंडरवेट पोजीशन रखे आईटी। तो मेरे ख्याल में आईटी का जो ट्रेंड प्री कोविड का था, एक सेफ्टी ओरिएंटेड एलोकेशन, वो उसको मिलती आएगी। तो इसलिए जब भी एफआई का पैसा वापस आता है, थोड़ा बहुत आईटी को भी आएगा, तो आईटी को एक बॉटम सपोर्ट भी मिलेगी, तो बहुत गिरावट नहीं आएगी मगर बहुत जबरदस्त बढ़ाव भी नहीं आएगी। तो मैं कहूंगा कि आईटी एक मॉडरेट रिस्क रिवॉर्ड की सिचुएशन में है और पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होनी चाहिए, मगर उससे आप एक डबल डिजिट ग्रोथ मस्ट एक्सपेक्ट कीजिए। राइट सर, अब बात करते हैं बिल्कुल यंग इन्वेस्टर्स के बारे में, जिनकी एज हम मान लेते हैं कि 24 to 34 के बीच में है, राइट? एंड नई जॉब्स लगी हैं, अच्छी सैलरीज मिलनी भी शुरू हुई हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर गुड वेन्यूज फॉर इन्वेस्टिंग। क्या उनको अभी से
अपने पोर्टफोलियो को ऐसे देखना चाहिए कि मैं कुछ डेट में डालूंगा, कुछ गोल्ड में डालूंगा, कुछ मैं आरईआईटीज में डालूंगा और कुछ मैं इक्विटी में डालूंगा, या उन्हें आप उन्हें बोलेंगे कि अभी ऑल इन इक्विटी में जाने का समय है क्योंकि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी का स्टार्टिंग फेज है? बिल्कुल, मैं वही कहूंगा क्योंकि यंग आईटी प्रोफेशनल या यंग जो भी प्रोफेशनल है, इसकी कैरियर की शुरुआत है, राइट? और जनरली इक्विटी एलोकेशन का थंब रूल होता है 100 माइनस योर एज। तो आपने कहा 20 से 30, तो ऑलमोस्टली 70 to 80% तो इक्विटी बनता ही है, राइट? तो मैं कहूंगा कि एट अ यंग एज आप ये डेट, आरईआईटी ऐसी बातों में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। डेट जो भी है वो सेविंग्स अकाउंट में रखिए क्योंकि लिक्विडिटी की जरूरत होती है, राइट? मैं कहूंगा कि पूरा एलोकेशन आप 100% भी इक्विटी में करेंगे तो कुछ कमी नहीं, बट आप पूरा पैसा माने आपकी जो खर्चे के लिए जो पैसा रखना है उसको रखे, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। आप पूरा इमरजेंसी अपना फंड के पैसा मत बाद। लगाइए। एक वो जो अपना सेविंग्स, अपने बेसिक एक्सपेंसेस को कवर करके, और एक 12 मंथ का, क्योंकि क्या कि जॉब्स इतनी जरूरत फास्ट से आती है मगर रिसेशन भी आ रहा है, माने जो ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, जैसे फिनटेक कंपनी में आप देखा बहुत से ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो आपको एक रेनी डे का भी सोच होना चाहिए, मगर उस रेनी डे के लिए आप समझिए कि 12 महीने का तनख्वाह का जो भी कैश है उसको एक लिक्विड फंड या उसको अपना सेविंग्स अकाउंट में, जो भी आपकी मन की पसंद की चीज, उसमें रख लीजिए। उसके अलावा आपके खर्चे का बात भी हटा दीजिए। फिर आप देख लीजिए कि बाकी का पैसा, मैं कहूंगा आप सीधे जो भी आपको पास स्टॉक ऑप्शंस कुछ अपने एनकैश लिए लमसम है तो इक्विटी में लगाइए, नहीं तो क्योंकि आज ईएमआई का जमाना है, आप घर भी ईएमआई से खरीदते हो, गाड़ी भी ईएमआई से करते हो, तो सेविंग्स भी आप सेविंग्स ईएमआई, जिसका दूसरा नाम है एसआईपी, उसके थ्रू कर दीजिए। क्यों मैं एसआईपी को सेविंग्स ईएमआई मानता हूं, क्योंकि हर महीने आपके तनखे से आप हाउस के लिए इतना रखते हैं, आप गाड़ी के लिए इतना रखते हैं, तो एक सेविंग्स के लिए भी रख दीजिए एसआईपी के जरिए, मगर पूरे के पूरे आप इक्विटी में लगाइए। 20 से 30 साल के अंदर आपको कुछ और एसेट क्लास की जरूरत नहीं होगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.